जरदारी को तो सब डाकू कहते हैं। लोगों को कत्ल करवा के इसने शुगर मिलें ली हुई है। टाइगर न्याजी के साथ इसका जरूर शिजरा मिलता है। अब आसिफ जरदारी मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। गो इमरान गो, गो नवाज गो। इतने बावले हो गए हैं कि ये तमाम इखलाकियात की हदें पार कर गए। गो नवाज गो तो इंशाल्लाह जुमे को होगा। ये लुटेरे लूट के गए हैं, इनके पेट से निकालूंगा ये क़यामत की निशानियां हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर अरूज पे है और पनामा वर्डिक्ट के बाद गो नवाज गो के नारे एक तरफ, अब गो इमरान गो के नारे भी गूंजना शुरू हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि हिज़्ब इख्तलाफ मुनक़सिम हो चुकी है, डिवाइडेड हो चुकी है, जो पॉसिबली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है हुकूमत वक्त के लिए। लेकिन दैट बीइंग सेड, डॉन लीक्स की रिपोर्ट को पब्लिक करने के हवाले से भी चौधरी निसार साहब पेश हैं। दो नाम और मज़ीद सामने आए हैं जिनको हटाने की, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी गई है, जिसके अंदर तारिक फातमी साहब, मुशीर फॉरेन अफेयर्स वज़ीर आज़म के और ब्यूरोक्रेट राव तहसीन भी मौजूद हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे कि इस मुल्क के अंदर कुर्सियाँ सिर्फ डंडे के ज़ोर पे ही खाली होती हैं या कलम के ज़ोर पे या और इखलाकियात के ऊपर भी कोई तब्दीली इस मुल्क में आ सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान वज़ीर आज़म मुसद्दिक़ मलिक साहब, तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी हमारा साथ दे रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपसे आगाज़ करूँगी फवाद, मुझे ये बताइएगा कि पहले तो मिठाइयाँ खाई, फिर अपील की बात हुई और उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप नैब के चेयरमैन के खिलाफ अपील में चले गए हैं। सो एक्सप्लेन टू मी कि अब आप आइडियली क्या चाहते हैं कि पहले फैसला जो कि रवायती तौर पे हम देखते हैं 6 महीने साल तक भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केसेस लटकते हैं, आप चाह रहे हैं कि ये सबसे पहले फैसला कमर चौधरी नैब चेयरमैन का हो या इन द मीन टाइम उसके मातहत कोई अफसर जो कबूल कर ले सुप्रीम कोर्ट वो इन्वेस्टिगेशन लीड करे? यूर ऑल्सो ओके विद दैट? देखिए, आइडियली तो हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और आइडियली हम ये चाहते हैं कि उसके बाद जो है वो आगे सियासत आगे बढ़े जिस तरह बढ़ना है। लेकिन ये जो बात आपने की है जो मैं नैब की, इसका ताल्लुक़ नहीं है उस तफ्तीश से जो वो हो रही है, इसका ताल्लुक़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में स्पेसिफ़िक ऑब्जर्वेशन से है जो सुप्रीम कोर्ट ने पास की हैं इन चेयरमैन साहब के बारे में। लूसिफर नैब आज फौत हो गया और अजमत सईद साहब ने जैसे लिखा कि वज़ीर आज़म की उन्होंने कहा कि अगर 20 करोड़ में से इन्हीं साहब को बनाना था चेयरमैन नैब तो फिर आप नैब इस रिश्वत को लीगलाइज कर देते। मेरा नहीं ख्याल, जाहिर है कि उसके ऊपर किसी भी पार्टी का या किसी भी जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद उनका खुद ही कुछ थोड़ा बहुत होता है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब के सर पे जूं नहीं रेंग रही, उसी तरह से चेयरमैन नैब के सर पे जूं नहीं रेंगी। हमने इंतज़ार किया 2 दिन कि शायद इन ऑब्जर्वेशन के बाद वो खुद ही इस्तीफ़ा दे दें। उनकी नौकरी 4 महीने रह गई है। तो जो आप बात कर रही हैं कि साल पे जाए या 1.5 साल पे जाए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम यानी जो टैक्स पेयर्स हैं वो सारे उनकी पेंशन का और उनके मामलात का सारा खर्चा हम उठाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट इन ऑब्जर्वेशंस के बाद उनका फौरी फैसला नहीं ले करती उनके मामलात का और उनको फौरी तौर के ऊपर बर्खास्त नहीं करती तो फिर इसका मतलब ये होगा। जूनी रिंगरी, मुझे इस बात में बड़ी दिलचस्पी है बिकॉज इंटरेस्टिंगली अभी सबसे बड़ी ताकत शायद ओवर एंड अबव नज़रअंदाज करें जो कानूनी एक ताकत है मौजूद कानूनी तौर पे, वो अपनी कुर्सी के ऊपर मजबूत हैं वज़ीर आज़म। लीव मोरालिटी और इखलाकियात को एक से छोड़ दीजिए ना, एक सेकंड छोड़ दीजिए, कानूनी एतबार से जूनी रेंग रही, मगर वो कैसे रेंगेगी जब हिज़्ब इख्तलाफ इतनी मुनक़सिम है, इतनी डिवाइडेड है। वो गो इमरान गो के नारे लगा रहे हैं, आप जरदारी को डाकू कह रहे हैं, बीच में सबसे बड़ी मजबूती और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये उठा रहे हैं। वो अचानक ही पता चलता होता है, अचानक जब कुर्सी सरक जाती है उससे पहले यही लगता है कि बंदा बहुत तगड़ा है। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो ये जब अचानक कुर्सी निकलती है तो मगर वैसा कोई नहीं है ना इधर, उस वक्त मैं नहीं था, वैसा इधर कोई नहीं है ना अभी। कैसा नहीं है? वैसा नहीं है सर, आप देख रहे हैं कि आपने 1 मिनट पहले तो कहा बहुत ताकतवर है। जिधर आपका ताकतवर नहीं है, मैं तो यही कहता हूँ ताकतवर नहीं, आपने कहा ताकतवर है, नहीं है ताकतवर तो मजबूत है। मैं कह रही हूँ मजबूत, ही सिटिंग सिक्योर कानूनी एतबार से, नोबडी कानूनी एतबार से ही इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू स्टेप डाउन। कानूनी एतबार से क्या है कि 5 जजेस में से 3 ने कहा है, 2 ने कहा कि इतने सबूत हैं कि उनको घर भेज देना चाहिए, 3 ने कहा कि नहीं इतने सबूत हैं कि उनके खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनना चाहिए अकाउंटेबिलिटी का। जब 5 जज कह रहे हों कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं उनके खिलाफ करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के और फ्रॉड के बड़े ज़्यादा सबूत मौजूद हैं और उसके बाद भी आप कहें कि लीगली वो बड़े मजबूत हैं तो फिर अल्लाह इस प्रॉब्लम इज सिंपली कानून के अंदर जो एक आम आदमी समझ है मुसद्दिक साहब, एडमिसिबल एविडेंस
आपने दिया नहीं दिया सर, और उसकी वुकत नहीं थी। बी एक सेकंड, दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को तो पता ही नहीं था। बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट तक आपने बात एस्टैब्लिश कर दी, अपना केस नहीं कर सके। तो जाहिर है आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं, एडमिसिबिलिटी की सुप्रीम बात, कोर्ट के जजेस को क्या पता? दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज सर कि अभी जिस मरहले तक हम पहुंच गए हैं, जिस दो इख्तलाफी नोट्स को आप लहरा रहे हैं और जिन 3 की मजीद तफ्तीश की बात के ऊपर ये ढंडोरा पीट रहे हैं, आई सी अ विन विन फॉर नो वन राइट नाउ, बट द फैक्ट इज कि अब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी सर आपकी क्या है आगे बढ़ते हुए? देखिए, मैं पहले तो वही कहूँगा ज़रा मज़ाक में, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि सर पे जूं नहीं रेंगती, जिसके सर में जुएँ हैं वो सर खुजाता रह जाएगा, और वो सर खुजा रहा है कि ये क्या हुआ। ये पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज थे और 1 फैसला है। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, 5 फैसले तो सुप्रीम कोर्ट ने किए नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 1 फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि एक JIT बना दी जाए। ये जितने भी चीज़ें जो पेश की गई हैं, क्योंकि ये एक ट्रायल कोर्ट नहीं था, और ट्रायल कोर्ट के अंदर जरा होती, यानी मैं कहता हूँ ये मेरा गवाह है, आप उसको कटहरे में खड़े करके सवाल जवाब पूछते हैं ताकि ये साबित हो सके कि ये जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो वो जरा अभी तक नहीं हुई है, वो तफ्तीश अभी तक नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ये है कि आप अगले 60 दिन के अंदर तफ्तीश कीजिए इन तमाम कागजात के ऊपर जो पेश किए गए। अब बात तो बड़ी सीधी सी है, अगर फैसला हमारे खिलाफ होगा तो वो हम चले जाएंगे, और अगर फैसला हमारे खिलाफ नहीं होगा, हमारे हक में होगा, तो हम रहेंगे। इनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर इनकी जो हवस है इक़्तिदार की, इनको वो पूरा करनी है, तो ये अपने लोगों की खिदमत करें। ये अपने इलाके में जहाँ इनके पास हुक्मरानी है, खैबर पख्तूनख्वा में, अगर ये भरपूर अंदाज में लोगों की खिदमत करेंगे तो पंजाब भी जीतेंगे। मुझे एक बात बताइए, परफॉर्मेंस इज एवरीथिंग टुडे, आई एग्री विद यू, मगर मेजॉरिटी डिसीजन वाले एक जज जस्टिस अजमत सईद का ये कहना, द थर्ड टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू टू डॉज क्वेश्चंस अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिज फैमिलीज वेल्थ, कि मजीद ये सवाल आपसे कन्नी नहीं कतरा सकते अपने खानदान की जो दौलत है उसके जराए के हवाले से। ये भी उन्होंने कहा कि गैर नतीजा खेज हालात काबिल कबूल नहीं है। तो दोनों बातों से हम मुत्तफिक हैं, दोनों बातों से मुत्तफिक हैं, बिल्कुल आप मुत्तफिक हैं, बिल्कुल 100% मुत्तफिक है। काहे को छुपाएंगे कि आप नहीं कायल कर सके इस बेंच को। 5 मरतबा, मैंने कई मरतबा ये पहले भी कहा है, जब ये बात शुरू हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने जो पहला अपना मुकदमा आवाम के सामने पेश किया उसमें कहा तफ्तीश करवाइए, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं उनसे तफ्तीश करवाइए, इन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस को खुद खत लिख दिया कि खुदारा इसकी तफ्तीश कर लें, उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया, इन्होंने भी मुस्तरद कर दिया। फिर उन्होंने चौधरी साहब के जरिए कहलवाया कि आप FIA के किसी शख्स पे उंगली रख लें जो आपकी पसंद का हो, हम उससे तफ्तीश करवाते हैं, इन्होंने मुस्तरद कर दिया। फिर जमाली साहब ने जब बात सुन ली तो आखिर में कहा कि क्या ऐसा ना करें कि हम एक तफ्तीशी ग्रुप बना दें, तो इन्होंने कहा कि ना सिर्फ मुस्तरद की बल्कि कहा कि हम सड़कों के ऊपर आ जाएंगे अगर आपने कमीशन बनाई। प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं जो आप कह रही हैं कि आप तफ्तीश कर लें, क्या जरूरत है? तो पहले दिन से ये भी कह रहे हैं तमाम तर सबूत मौजूद हैं, वो तो पहले दिन से ये भी कह रहे हैं ये है वो जराए। आप वो बजाय इरशाद फरमा रही हैं, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि अब ये जो हमने कागजात भेजे हैं इनके ऊपर जरा होगी तो पता चलेगा ना। अगर देखिए आप एक कागज, मैं एक कागज जमा करवाता हूँ, ये कि ये कागज सच्चा है या डाउनलोड, एक सेकंड, आप सब समझ रहे हैं इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, एंड शाजिया मैं आपकी तरफ आऊंगी, कि एक इदारा अपने डंडे के जोर पे, दबाव प्रेशर के जोर पे डॉन लीग्स जैसे इशू के ऊपर एक नतीजा खेज इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद करा लेता है। आप देख रही हैं कि कुर्सियां खाली हो जाती हैं इस मुल्क के ऊपर इखलाकियात के बेसिस पे नहीं, डंडे के जोर के ऊपर। और बदकिस्मती से वो सियासी प्रेशर से वो काम नहीं हो सकता, वो अदालती प्रेशर से वो काम नहीं हो सकता। सो आई एम जस्ट एक्चुअली वंडरिंग इन 2017 राइट नाउ, वेयर डू वी एसेंशियली स्टैंड? शुक्रिया मेहर। अदालती प्रेशर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में तो इम्प्लीमेंट हो जाता है कोर्ट का डिसीजन, जबकि एक आईनी एतबार से वज़ीर आज़म ख़त नहीं लिखते और उनको ऑनरेबल कोर्ट कहता है कि आप अपनी पोजीशन से, अपनी कुर्सी से मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो हो जाते हैं जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है जो आप फरमा रही हैं, मेरा ख्याल है कि आपने बड़ा क्लियरली बताया है कि जजेस का क्या ओपिनियन है। अगर डिवीज़न भी है और 2 या 3 जो भी है, अगर 2 आपको मुजरिम करार देते हैं, 3 आपको मुलजिम तो करार देते हैं ना। मुझे इस तमाम सिचुएशन में ये समझ नहीं आता कि नवाज़ लीग सेलिब्रेट क्या कर रही है। और ख़ुद मलिक साहब फरमाते हैं कि मैं एग्री करता हूँ जो ऑनरेबल जजेस ने कहा, आपने कहा, उन्होंने कहा कायल
فائل نہیں کر پائے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل نہیں کر، مطلب یہ وہ اگری کر رہے ہیں تمام چیز سے. اور تفتیش کی آپ جو بات کرتے ہیں، دیکھیں تفتیش تو ڈے ون سے پرائم منسٹر صاحب اپنی مرضی کی چاہ رہے ہیں نا. آپ نے خود کہا وہ چاہ رہے ہیں، وہ اس انکوائری کمیشن کی چاہتے تھے جو ان کو سوٹ کرتی تھی. جب فارمر آنریبل چیف جسٹس نے کہا کہ جی وہ ٹوتھ لیس ہے کمیشن، جب اپوزیشن نے ایک کمیشن کی درخواست دی اور ایک مسودہ دیا تو گورنمنٹ نے کہا جی یہ تو نہیں اس طرح ہو سکتا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ تو آپ شروع سے تفتیش چاہتے ہیں. اور جس طرح کی جے آئی ٹی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی ان باتوں میں زیادہ اثر ہوگا، زیادہ وزن ہوگا اگر حزب اختلاف اپوزیشن اکٹھی ہو جائے اور یک زبان ہو کے یہ بات کرے کہ بھئی ریزگنیشن چاہیے یا ہم مطمئن نہیں ہے؟ آج زرداری صاحب نے گو عمران گو اور جعلی خان اور جعلی پٹھان کے نعرے لگا دیے مردان میں. وہ ایک ایسی جگہ جلسہ کر رہے ہیں جہاں پر ایک اپوزیشن، ہماری اپوزیشن کی جماعت کی حکومت ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. اور اس طرح تو عمران خان صاحب کے بھی بیانات آئے پیپلز پارٹی کے حوالے سے. دیکھیں ہماری کہہ رہی ہیں نا کہ ہم اصل میں اکٹھے ہیں. آپ اصل میں اکٹھے ہیں. ملک صاحب شازیہ نے بالکل صحیح بات کی ہے. پارلیمنٹ کے اندر ایک پالیٹکس ہے، ایک سڑکوں کے اوپر پالیٹکس ہے اور ایک جو ہے وہ حکمت عملی ہے. پارلیمنٹ میں ساری اپوزیشن اکٹھے ہیں اور صرف پیپلز پارٹی نہیں، باقی ساری پارٹیز بھی اکٹھے. اسی نقطے سے ایک بار پھر آغاز ہوگا ایک چھوٹا سا وقفہ. اسٹے ود اس فار نیوز آئے. اسمبلی کے اندر عمران خان گو نواز گو کریں گے، باہر آ کے زرداری ڈاکو کے نعرے لگائیں گے. دیکھیں ہم اپنی آئیڈیولوجیکل ڈیفرنسز کو تو رکھتے ہیں نا جی. ہم ایک جماعت تو نہیں ہو جائیں گے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات، یہ پیپر پہ صحیح ہے، مگر آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس کے ذریعے سب سے زیادہ بینیفٹ حکومت وقت کو ہی ہونا ہے؟ دیکھیں حکومت وقت کو تو میں آپ سے بلکہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس ججمنٹ سے کیا بینیفٹ ہے کہ وہ آپ نے کہا ون ون سچویشن. میں کہتی ہوں کہ ون ون کسی اور کے لیے ہو نہ ہو لیکن نواز شریف کے لیے تو نہیں ہے. تو یہ کیوں مٹھائیاں کھا رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں؟ مطلب یہ کیا، مطلب کون کلین چٹ کا بھی لفظ کچھ لوگ استعمال کریں. شکر ہے آپ نے نہیں کیا، کچھ اینکرز استعمال کریں. ترجمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے مٹھائی والے کے پیسے بھی نہیں دیے. ان کو ملی ہی نہیں کہیں سے کلین چٹ. مطلب ایک کہہ رہا ہے کہ آپ مجرم ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ ملزم ہیں. اس میں سیلیبریٹ کرنے کی بات کیا ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں، مجھے سمجھ پہ نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، دیگر اپوزیشن جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ آپ مورلز کی بات کر رہی ہیں. میں تو ٹیکنیکلٹی میں بھی کہتی ہوں کہ کیا وکلا کو پتہ نہیں ہے جو بار ایسوسیشن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، اس احتجاج کی کال دے رہے ہیں، ان کو سمجھ آ گیا ججمنٹ کے موجودہ وفاقی حکومت کے حق میں نہیں ہے، لہٰذا اس پر احتجاج ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں اچھا جے آئی ٹی پہ آ جائیں سیکنڈ. آپ لوگ اس بات پہ قائم ہیں. جے آئی ٹی پہ میں آنا چاہوں گی بیکاز آئی ایکچولی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ جو زور ایک دفعہ پی ٹی آئی کا زرداری صاحب کے خلاف اور پیپلز پارٹی کا عمران خان صاحب کے خلاف جو پچھلے 48 گھنٹوں سے جو شور فواد بچ رہا ہے، اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے. جس کو ہو رہا ہے وہ تو سامنے بیٹھے ہیں. آپ دونوں جماعتیں کس طرح اس کے اندر پولیٹیکل بینیفٹ سکویز کریں گے؟ آئی ایکچولی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. دیکھیں پاکستان میں جو پوزیشن ہے وہ ڈیفرنٹ جماعتوں کے اوپر مشتمل ہے. ہم ایک اپوزیشن پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی ایک اپوزیشن پارٹی، جماعت اسلامی مختلف پارٹی ہے، پی ایم ایل کیو مختلف پارٹی ہے، پاکستان کے وکلا کی مختلف سوچ ہے. آئی جے آئی میں بھی مختلف پارٹیز تھیں سر، مگر کبھی کبھار انتخابی اتحاد تھا. چلیں وہ انتخابی اتحاد تھا نا، وہ تو بالکل ہی ایگزیجریشن ہے، اس کو تو سمجھایا نہیں جا سکتا. صرف میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تمام پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں، مختلف خیالات والی، مختلف سیاست والی، ان کا ایک چیز کے اوپر کنسنسس ہے، اور وہ یہ کنسنسس ہے کہ اس فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام دھڑے، تمام جو پاکستان کی سول سوسائٹی ہے، وہ متفق ہے اس ججمنٹ کے بعد کہ نواز شریف صاحب کو حق نہیں پہنچتا. صرف کون ہے؟ جو وزیر ہیں، جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا نواز شریف صاحب ہیں. عارضی استعفیٰ دے دیں یا دیکھیں ڈان نے جو ایڈیٹوریل لکھا تھا اپنا 3 دن پہلے آئے تھے، انہوں نے کہا 2 آپشن ہیں، یا مستعفی ہو جائے تو الیکشن کروا دیں. اب یہ نواز، اور ہم دیکھیں مسلم لیگ نون میں جو ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے لکھے، ان میں یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ یہ وزیر اعظم کو کہیں کہ اس فیصلے کے بعد آپ عہدے سے ہٹ جائیں اور نیا آدمی. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کوئی پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی سے خیر انویسٹیگیشن گارنٹی ہو جائے گی فواد، وہ بھی اپنا ہینڈ پکڈ ہوگا نا، جو مرضی ہو، سسٹم وہی ہوگا، احکامات ادھر سے آ رہے ہوں گے. نہیں جو مرضی ہو، ایک روایت تو ہوگی نا.
कम से कम एक चीज तो साबित हो जाएगी ना, जो आप दूसरों को इक्तदार की हवस के ताने मारते हैं, ये जाहिर हो जाएगा आपके पास वो हवस नहीं है। आप जेन्युइनली बिलीव करते कोर्ट डिसीजन में, जो आप दावे कर रहे हैं और जो गिलानी साहब के वक्त में आप डिमांड करते थे कोर्ट डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन का, तो कम से कम इस चीज में आपके ही लिए फायदा होगा, क्रेडिबिलिटी होगी कि जी हमें कोई कुर्सी का हवस नहीं है। शाजिया, शायद आपको याद ना हो, गिलानी साहब ने भी ये कहा था जिसपे मैं हाथ रखूंगा वही वजीर आजम बनेगा और वो भी खत नहीं लिखेगा। तो बदकिस्मती, हाँ, गिलानी साहब घर चले गए, and that is what should matter. That is what should matter in his case. नहीं, वो खत लिखना पड़ा। Not voluntarily, but I think what you should be focusing is on कि नवाज शरीफ उस टाइम पे कहते थे कि गिलानी should step down. कहते थे, He should बार-बार कहा, बल्कि हमारे पास उनकी बात भी याद है। जरा चलाएं फुटेज, मैं चलाती हूँ। कन्विक्शन से पहले भी और कन्विक्शन के बाद 2 फुटेजेस हैं। मैं अभी दिखाती हूँ, मगर मुझे ये बताइए सर, अब आप इस्तीफे के ऊपर तो आप लोगों ने पोजीशनिंग ले ली है कि यार नहीं स्टेप डाउन करेंगे, अर्ली इलेक्शंस के ऊपर भी आपने पोजीशनिंग ले ली है कि वो भी नहीं हो रहे, टाइम पे होंगे, वजीर आजम ने कहा। अब आ जाते हैं JIT के ऊपर। सर मुझे ये बता दीजिए कि वो चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट में काबिल कबूल नहीं थी, या वो आर्ग्यूमेंट्स या वो एविडेंस, वो JIT के लिए काबिल कबूल होगा? आपको फ़र्क क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि यू वर विद होल्डिंग सम थिंग्स जो अब आपको लग रहा है फॉरम सही है तो अब इधर हम डिटेल के अंदर देंगे? देखिए, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह शक्ल के अंदर जो सामने आनी चाहिए वो ये है कि दीगर तमाम पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मंजूर है या नहीं मंजूर। अगर तो मंजूर है तो जो उन्होंने तरीक़ाकार तय किया है कि हमारे तहत, यानी हुकूमत के तहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक इजाफी जो भाई बात तो करने देना, सुप्रीम कोर्ट का जो एक बेंच नया बनेगा, इम्प्लीमेंटेशन बेंच, उसके तहत ये तमाम इदारे जो हैं अपने नॉमिनीज़ भेजेंगे और वो इसको सुपरवाइज़ करेगा और वो ये फैसला करेगा कि तहकीक कैसे होनी है और वो ये फैसला करेगा कि कौन से सवालात पूछे जाएंगे और उनके जवाबात क्या आ रहे हैं। तो या तो आपको सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है और या आपको सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं है। मैं जरा बात खत्म कर दूं। दूसरी बात ये है, नहीं ऐसा नहीं होगा ना, ये तो मैं तो इनकी बिल्कुल बात में नहीं बोला हूँ और ये अगर बोलेंगे तो मैं भी बोलता चला जाऊंगा, आपका प्रोग्राम खराब होगा। इफ्तिखार चौधरी की बात कर रही है, बाद में कर लेना, मेरी बारी के बाद कर लें, जब उनकी बारी आएगी तो वो बिल्कुल जितनी देर मर्जी खत्म कर लें। देखिए, दूसरी बात यह है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर तरीक़ाकार तय करना है, अगर हम आपको ये JIT नहीं मंजूर तो क्या अमेरिका से तो लोग नहीं आएंगे ना। अगर आप वज़ीर आज़म को हटाना चाहते हैं या नहीं हटाना चाहते हैं, कोई नए भी आएंगे तो जिसकी मेजॉरिटी है उसी के आएंगे। बाद में आखिरी बात मैं पहले तीसरी करना चाहूँगा, वो ये है कि इस अदालत में तो ये कह रहे हैं कि कहा गया है कि वज़ीर आज़म मुल्ज़िम है, ज़रा तफ्तीश कर लीजिए। इससे पहले हमारे मुल्क के एक सदर थे जो मुजरिम साबित हुए थे और उनको एक अदालत ने सज़ा दी थी, लेकिन उन पे तो कोई इखलाकी ज़िम्मेदारी नहीं आई। हमारे एक और भाई हैं जो एक सियासी जमात के लीडर हैं, जिनको पर कैलिफोर्निया की एक अदालत ने जुर्म साबित किया है और अप्रोप्रिएट किया है कि आप ये करेंगे, उनको पर भी कोई इखलाकी जिम्मेदारी नहीं आई। जब एक अदालत आपको गुनहगार या सजा याफ्ता डिक्लेयर कर देती है और कहती है कि आपके ऊपर ये मुकर्रर है, आपके ऊपर ये जुर्म मुकर्रर हुआ है, लोगों के तो पैसे लूट के बनाए आपका इखलाकी जो नुक्ता नजर है 62-63 जो है वो खत्म हो जाती है। सवाल ये 62-63 से लिंक कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप जब झूठ बोलते हैं, नवाज शरीफ 62-63 पे पूरा उतरती है। चलिए यार, ये तो उनके पास अवामी कोई पब्लिक ऑफिस नहीं, मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि फिर बाकी शुरू हो जाएंगे ना PMLN के इखलाकी इक़दारों के ऊपर, तो खपड़े उतर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इखलाकी अक़दार की तो बात नहीं है, तो बेहतर है ज़ातियात पे नहीं। मैंने मुजरिम की तफरीक कर रहे हैं, लेकर जा रही हैं वहां, मैं नहीं जा रहा हूं, मैंने पहले भी नहीं किया। आई डोंट वांट यू टू गो देयर, इट्स टू प्राइवेट। मैं तो कहती हूं आपको जिक्र भी नहीं करना चाहिए। मुझे इस बात का चाहिएगा, फिर प्राइवेट में मामले गए ना, इस बात का जिक्र करना चाहिए कि जब जुर्म साबित हो जाए, आप मुल्जिम और मुजरिम की तफरीक कर रहे हैं। मैंने तो ये शुरू नहीं किया, आपने शुरू किया। जब मुल्जिम और मुजरिम के अंदर तफरीक हो जाए और जब अदालत कह दे कि आप मुजरिम हैं, तो फिर कुछ इखलाकी फरीजा आप पे भी होता है ना। आप कैसे कह सकते हैं मैं आप पे इल्जाम लगा के बोलूं, आप तो इल्जाम के लिए चले जाएं, लेकिन मेरे पे जुर्म साबित भी हो जाए तो मैं ना जाऊं। चलिए इस बात को छोड़ दीजिए, अभी इस बात को छोड़ दीजिए। अभी ये जो दूसरी बात हुई है, सवाल इसी से रिलेटेड है मुसद्दिक मलिक साहब, यानी कि आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव एक मुल्जिम है जो ग्रेड 18, 19, 20 के
अफसरान अपने मातहतों के सामने पेश होकर अपने सादिक और अमीन होने को की काविश करेगा, कोशिश करेगा, राइट? देखिए, दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। जो भी कोई भी मुल्क का सदर जो है वो खुलफाए राशिदीन से ऊपर नहीं है, वजीर आजम ऊपर नहीं है। अगर वो अदालत में पेश होते हैं, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करते हैं, तो वजीर आजम को क्या हर्ज है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने में? जी जी शाजिया, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, जो अदालत तरीकाकार तय करेगी कि इस तरीकाकार से आप इस सद को, और अब उस पे आएंगे। शाजिया की बात सुन ले, अब उस पे आए। जी शाजिया। मेहर, ये तो मलिक साहब ने मान लिया, क्योंकि मिठाइयां बांटने का जवाब भी अब इनको खुद नहीं समझ में आ रहा होगा। मुझे तो है, हमें तो हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है। अब ये बताइए कि जो मुल्जिमान हैं, क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री उनका नाम ECL पे डालेगी या नहीं? क्योंकि मुजरिम तक नहीं वेट किया जाता, मुल्जिम का भी जाता है ECL में नाम। तो इन मुल्जिमान का नाम ECL पे जाएगा या नहीं, ये भी एक मैं समझती हूँ कि एक समथिंग टू कंसिडर होनी चाहिए बात, और करना चाहिए मौजूदा हुकूमत को इस पर अमल। दूसरी जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और इस बात का जवाब नहीं आया कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स के सामने, और किस लेवल के सबॉर्डिनेट्स, किस ग्रेड के सबॉर्डिनेट्स के सामने हाजिर होंगे इस तफ्तीश के पूरे अमल के अंदर। सो यू नो इट साउंड्स लाइक, अगर मैं फेयर कमेंट करूंगी तो ये एक मजाक लगता है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि स्पीकिंग ऑफ द JIT, बिकॉज अभी तक उसकी जुरिस्डिक्शन या स्कोप तो अभी तक वाजे नहीं हुए, वो अभी होने अगले 3 दिन में गालिबन हो जाएंगे। मगर राइट नाउ व्हाट वी नो इज, मुसद्दिक साहब और फवाद, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पूछा NAB से, SECP से, FBR से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि भाई जवाब दिए जाएं, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही। मगर फिर जवाब दिए गए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जब मदू किया गया। स्टेट बैंक ने कहा कि यार ये तो इतने अरबों रुपए का एक हुंडी का हवाला का एक पूरा बिजनेस है, वो हमारे स्कोप में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। SECP ने कहा रजिस्टर्ड कंपनीज के बियॉन्ड वी कांट डू एनीथिंग। मजीद बाकी NAB ने कहा ये हमारे दायरे कार में नहीं है, मैंडेट में नहीं है इसकी इन्वेस्टिगेशन करना। सो मुझे ये बताइए, जब ये अपना फैसला दे चुके हैं ये इदारे, अब मजीद इनका स्कोप क्या चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मुख्तलिफ होगा? हाँ। मगर उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, किसी एक इदारे के दायरा कार में शायद कोई बात ना हो, लेकिन जब एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा, तो जो उन्होंने लोग मांगे हैं वो हैं जिनके अंदर महारत है इन तमाम चीज़ों को ट्रेस करने की। अब इसको जो गाइड करेगा और स्टेयर करेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है सर, वो नहीं बताएगा। सर, नो गाइड नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के नॉट बी द जज एंड प्रोसिक्यूटर। सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं कह सकता कि आप इन पहलुओं पे आप करें और अब इधर जाएं उधर जाएं, बड़े मुश्किल पोजीशन में। अगर आपकी बात ठीक है, ये तो मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में जो मुझे समझ आई उसकी मुताबिकत से बात की, हो सकता है आप सही कहती हूं, लेकिन मुझे तो ये पता चला है कि उन्होंने जो एक बेंच बनाया है, हर 15 दिन के बाद वो लोग क्या रिपोर्ट करेंगे उसको। सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन मैनेज करेगा। अच्छा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन मैनेज करेगा, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो किसी को, जिसको जो मोतरज़ है, उसको जाके सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि हम आपका ये फैसला जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ये इदारे नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं सवाल से, फिर इनको चला जाना चाहिए। सबसे ज्यादा गिला शिकवा तो इदारों से आपको रहा है ना। जाहिर है। पहली बात तो यह है कि कल आपने देखा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने जिस संजीदगी से इस सारे मामले को देखा, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़े संजीदगी से इस मामले को देखा। पहली बात तो यह है कि हम ये समझते हैं कि 5 जजेस जो हैं, उनमें से जो 3 जजेस हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को ये मौका उन्होंने दिया कि वो खुद इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिहाज किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिहाज किया और उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें अनलिखी भी पढ़ा समझा करें। वो पढ़े नहीं लिखा, हर चीज़ जो है वो लिखे पे नहीं होती। पाकिस्तान में जो पूरी दुनिया जहाँ डेमोक्रेसी है उसमें स्टैट्यूट के साथ अनकही बात का जवाब आप देंगे, क्योंकि आप अनकही बातें और अनलिखी बातें भी समझ जाते हैं। सख्त सवाल है जरा। कुछ कन्वेंशंस होती हैं जिन पे जमहूरियत चलती है पूरी दुनिया में, कुछ यूनानिमस कन्वेंशंस हैं पूरी दुनिया में, जहां पे शायबा भी हो जमहूरियत का, वहां पर 5 जज जब ये कह दें कि वजीर आजम साहब के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन पे सवालिया निशान है, कोई वजीर आजम नहीं रहता। चलो हो गया ना, इखलाकी दिवालियापन निकल गया। चले अब मेरे सवाल का जवाब दें। इस कॉम्पोजिशन के अंदर MI और ISI का काम क्या है सर? उनकी एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये जो ISI और MI के पास एक तो वसाइल हैं जो पाकिस्तान में किसी और एजेंसी के पास नहीं है। दूसरी बात इंटेलिजेंस गैदरिंग वसाइल है ना, तो इंटेलिजेंस या एविडेंस गैदरिंग एक्सपर्टीज नहीं है। एविडेंस तो देखें ना, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज नहीं है। एविडेंस इसमें क्या हो गई? और जो एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, इसके बाद और कितनी है? नवाज शरीफ साहब ने कहा ये उनके अपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने बताना है पैसे कहाँ से आए, तो क्या आप करेंगे? सऊदी से ज़्यादा एक ले आएंगे कि हमने दिया है? जाहिर है कोई एविडेंस नहीं है। इसके ऊपर जो मामला है, जो अभी तक जो एविडेंस सामने आई हुई है वो इतनी ज़्यादा है
کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی اس پہ بچ نہیں سکتی. آپ یہی کہہ رہے تھے سر اس فیصلے سے پہلے بھی کہ سب کچھ اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ اب تو یہ گئے, اب تو کرپشن کا نہیں ہوا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ لیگل سچویشن سے آگے چلی گئی. And if there is a democratic new, I hope, right? A little bit, a small one, very small one, he says. I believe it is a big democratic, my friend. Very nice. ڈاکٹر صاحب جنہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ کام کیا وہ ڈیموکریٹ, جو میں بعد میں گیا ہوں میں ڈیموکریٹ. Tell me something. آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسی انویسٹیگیشن ٹیم کے اندر جدھر اس ایسے ملک میں جدھر ویسی سول ملٹری ڈیوائیڈ ہے, ایک دباؤ رہتا ہے, ایک وزیر اعظم کے اوپر ایک تفتیش ہو رہی ہے, اس کو حاضر ہونا ہے, اس کو ملزم قرار دیا, اس کی فرسٹ فیملی نے حاضر ہونا ہے, اس میں MI یا ملٹری ایجنسیز کا ہونا, ڈونٹ یو تھنک کہ وہ کوئی بھی پوزیشن لیں یہ ایجنسیز کے شخصیات, وہ پولیٹیکل پوزیشننگ تصور ہوگی. بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے, اصولی بات آپ نے کی ہے. لیکن اس ملک میں ہی سیولین جو ہمارے ماشاءاللہ جو انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں, چیئرمین نیب صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کا ریفرنس ڈبگت رہے ہیں, جو ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں ان کے اوپر FIA انویسٹیگیشن کر رہی ہے, ان پر جو الزامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے سرکاری پیسوں سے عید کے بکرے خریدے. ہمارے جو ماشاءاللہ اشرف واتھرا صاحب ہیں جو ڈپٹی گورنر ہیں آپ کے اسٹیٹ بینک کے, ان کے اوپر الزام ہے ڈپٹی سعید صاحب نے لون سارے فیسیلیٹیٹ کیے تھے, منی لانڈرنگ میں ملوث تھے. ہمارے جو فائننس منسٹر ہیں ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ فرنٹ مین تھے منی لانڈرنگ کے. جہاں سول انسٹیٹیوشنز کو آپ تباہ و برباد کر دیں, آپ ایسے لوگوں کو چن کے لگائیں جو کرمنل ہیں, جو آپ کے لیے منی لانڈرنگ کرتے تھے, جو آپ کی چوری میں فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, پھر آپ کس کو دیکھیں. قطع کلامی معاف, اگر ایک منٹ اگر آپ اجازت دیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. یہ میں تصویر ناظرین آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پہ. ایک بڑا سا بلہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا چوہا جو ہے وہ اسے کہہ رہا ہے, وہ اس کے پاس آتا ہے اور بلہ اسے کہہ رہا ہے کہ میری تفتیش کرو گے. کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے شازیہ. کیا ملٹری ایجنسیز کو اندر ڈال کے کہیں نہ کہیں انڈیپینڈنس, کہیں نہ کہیں کنٹرول, یا کہیں نہ کہیں I mean, for the lack of a better word, کچھ اور ایسے مقاصد ہیں جو اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اندر, بیکاز JIT کے اندر I don't understand, minus the financial expertise یا evidence collection کی جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے, minus all that کیا کام ہوگا ان کا؟ Do you think کہ کوئی بڑا ایک مقصد ہے؟ مہر اصولی طور پر تو ہم اس JIT کے حق میں ہی نہیں ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ اب جس طرح کا فیصلہ آیا ہے JIT کی تو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. آنریبل ججز نے یہ محسوس کیا ہے, ان کی کیا اس میں سوچ ہے وہ بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن وی ڈونٹ تھنک کہ JIT کی ضرورت ہے. اگر میکنزم کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر تفتیش کے حوالے سے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اعتزاز احسن صاحب نے ڈرافٹ کیا تھا, ایک لیجسلیشن ڈرافٹ کی تھی جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں متفق تھی, کیونکہ یہاں کوئی ایسا میکنزم ہے نہیں جو فورینزک طرح سے یا دیگر لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی کے معیار ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے کس انویسٹیگیشن کو آگے لے کر چلے. تو ایک میکنزم ہم نے دیا تھا جو حکومت نے رد کر دیا, اور آج پھر ایک بات ہو رہی ہے انویسٹیگیشن کی. تو کیا حرج تھا کہ اپوزیشن کی اس میکنزم کو, کیونکہ آپ نے اعتزاز احسن صاحب کا ذکر کیا شازیہ, اعتزاز احسن صاحب نے ہی پہلا قدم اٹھایا اس JIT کو کنٹروورشل بنانے میں, یہ کہہ کے کہ کیا ISI اپنے چیف کے انڈر خود مختار ہو کے کام کر سکے گی, جو ریفرنس کریٹ کیا کہ ISI چیف اور وزیر اعظم کی رشتہ داری ہے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ آپ نے ایک ڈس سروس کی ہے ملک کے لیے اس کو JIT کے اوپر سوالیہ نشان ڈال کے؟ دیکھیں ڈس سروس تو یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر, آپ خود فرما چکی ہیں, چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, ایک 18 یا 17 گریڈ کے افسر کے سامنے, خواہ اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے کیوں نہ ہو, وہ سامنے بیٹھ کے تفتیش دے گا. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا یہ مذاق لگتا ہے, یہ مذاق لگتا ہے. مگر یہ مذاق تو پورے ملک میں ہو رہا ہے نا شازیہ. سندھ کا نیب کا چیئرمین جو ہے وہ کدھر سے ہے بی بی, وہ اندرون سندھ سے ہے. پورا سندھ جانتا ہے کہ وہ 2 آدمیوں کا رائٹ ہینڈ مین ہے, ان میں سے ایک خورشید شاہ, ایک ملک ریاض ہیں. ہر کوئی جانتا ہے وہ کس کی سنتا ہے. تو مذاق تو آپ سارے مل کے مذاق کر رہے ہیں نا. ان کا مذاق برا ہے, آپ کا صحیح ہے. نہیں, میری بات سن لیں. سندھ کے اندر PTI کو بھی احتساب کمیشن نہیں پسند, جب ان کی کابینہ تک ہاتھ پڑتا ہے اس کو گھر بھیج دیتے ہیں. مجھے آپ بات کر لیں. سندھ کے اندر جو بھی عدالتی فیصلے آئے ہیں, سندھ کے یہاں پر جو بھی کورٹس نے فیصلے کیے ہیں اس پر سندھ کی حکومت نے عمل کیا ہے, کرنا پڑتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وفاقی حکومت اس فیصلے کو سمجھتی بھی نہیں ہے یا سمجھنا چاہتی نہیں ہے, اور اس فیصلے کے اندر جو کلیئرٹی موجود ہے اس کے حساب سے تو واقعتاً استعفیٰ بنتا ہے, آئیڈیلی نہیں بنتا, اصولی بنتا ہے.
उसूली मुझे लगता है देखिए ना, ये सारे आप समझने से कासिर हैं। इस मुल्क में इस्तीफे सिर्फ और सिर्फ डंडे के जोर पे लिए जाते हैं। आपके सामने डॉन लीक्स बेहतरीन मिसाल है। परवेज रशीद गए, अब तारिक फातमी जा रहा है, अब राव जा रहा है। मैं ये आपसे यही तो समझना चाह रही, वो हंसे जा रहे हैं, वो हंसे जा रहे हैं। आपके कॉलीग्स की कुर्बानियां दर कुर्बानियां चल रही हैं और आप हंस रहे हैं, मगर मसला ये कि आप खुद बचे हुए इसलिए हंस रहे हैं। इस सिस्टम की दुरुस्तगी तो आपने करनी थी ना सर। आज भी डंडे की जोर पे सिस्टम चलता है। एक तो चौधरी साहब नाराज हैं, कलम की जोर पे नहीं। ये पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर मुझ पे इल्जाम लगाया इनके एक दोस्त ने, अभी ये एक नया इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने तो कभी काम नहीं किया है परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए, और अगर किया है तो वो सामने आना चाहिए। मैंने तो आके वॉलंटियर किया नसीम अशरफ के लिए 4-6 महीने, और वही उसी वक्त में आया था ह्यूमन डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी बनाने को। तो मेरे पास तो कभी कोई ओहदा नहीं रहा। तो ये इल्ज़ाम इस वजह से लगाते हैं कि जब आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है तो पर्सनल कैरेक्टर पे ये समझते हैं हमला करने से कुछ बेहतरी आ जाएगी, कर लें। आपके और दोस्त इससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम लगा चुके हैं। दूसरी बात ये है कि जो असल में ये बात कर रहे हैं ज़ेरे लब, जो लब से बाहर भी आ जाती बार बार, वो है जो इन्होंने अभी कहा कि फ़ौज की तरफ ना देखें तो किसकी तरफ देखें? क्योंकि अगर ये अवाम की तरफ देखें तो ये कभी भी इक़्तिदार में आ नहीं पाएंगे। चाहे एम्पायर की उंगली का जिक्र करें, चाहे मिठाइयाँ बांटने का जिक्र करें, चाहे ये आज कहें, ये हमने तो नहीं कहा, आप कह रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं। आपको यकीन क्यों नहीं है कि फौज आपके साथ? आप सुन लीजिए मेरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि फौज की तरफ ना देखें। काहे को? आप किस तरफ देख रहे हैं? आप अवाम की तरफ देखें, खिदमत करें, वोट लें, लेकिन इस बात को छोड़ दीजिए। अब अगर 18वें 19वें ग्रेड के पास हमें पेश होने को मसला नहीं, तो आपको क्या मसला है भाई? ये तो हमें मसला होना चाहिए कि हम पेश हों 18वें 19वें 20वें ग्रेड के खिलाफ के। ये तो उनके शाजिया कह रही हैं कि आपके, शाजिया से बढ़कर जरदारी साहब ने कहा पीएम हाउस में उनको बुलाएंगे या थाने जाके भाई जो अदालत तरीका कार तय करेगी, जो अदालत इम्प्लीमेंटेशन उनका जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, ये तो खैर जो भी बात कर रहे हैं इनका मसला। अच्छा, अब मैंने आपसे एक और आखिरी सवाल मैं ये करूंगा। देखिए बात ये है कि ये जो इदारों को मिलाइन कर रहे हैं, जब ये मेजर जनरल बने थे, ये जो ISI के हेड हैं, तो उस वक्त ये रिश्तेदार थे, इनको एतराज था। जब फौज ने उनको ब्रिगेडियर से आगे बढ़ाया तो एतराज था। जब उन्होंने घंटों तफ्तीश के, मगर मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, ये जो बार बार ISI का हेड का नाम ले रहे हैं, तो आप ये बताइए, जब उन्होंने कराची का ऑपरेशन किया था तो उस वक्त कुछ और थे वो। जब वो ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बने, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बने, तो वो कुछ और थे। यानी एक इंसान की सारी जिंदगी के करियर को की बुनियाद आप ये बनाएं कि उनके वजीर आजम की बेटी की जहां रिश्ता हुआ है, उनकी बहन के आगे रिश्ता इतना तो मेरा मलका विक्टोरिया से भी है। अच्छा, जी हाँ, you never told me. अब आपको आज बता दिया मैंने। जी अब मैं आपको बना आज दूंगा। लेकिन किसी को इस तरह मिलाइन करना पंजाब के अंदर या किसी भी जगह पे जहां पे लोगों की रिश्तेदारियां हो। आप बताएं फवाद, JIT के खिलाफ पीपल्स पार्टी तो है, PTI JIT के खिलाफ है। हमने पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मुझे एक मंतक समझाएं, बिकॉज आप बड़ी बारीक बीनी से कानून भी समझते हैं, अब सियासत का हिस्सा भी हैं, ऑपोजिशन है। मुझे ये बताइए, जो सवालात हैं 13, उनमें से पहले 7 सवाल, गल्फ स्टील कैसे बनी, इसको फिर सेल कब किया, उसके पैसे कहाँ गए, किस तरह मुंतकिल हुए जद्दा में, बरतानिया में, कतर में, ये सारे सवाल हैं इसके अंदर। और फिर ये भी कहा गया है कि ये जो कतरी शहजादे का खत है, ये हकीकत में मबनी है या कोई फसाना है। अब ये तमाम तर सवाल जो है पहले 7, इनका तो डायरेक्टली लेना देना है मियां मोहम्मद शरीफ से। वो हैं ये स्टांस ले चुके हैं कि कब्र का ट्रायल नहीं हो सकता, A और B। उन्होंने कहा है कि तमाम तर रिकॉर्ड जो उस टाइम से मुंसलिक थे वो हमारे पास है ही नहीं। तो 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली माइनस कर दें पहले 7 सवालों को। सवाल नंबर 8 और 9 जो हैं वो हैं कि ये बेरशेज किस तरह फ्लैट्स के अंदर क्रिस्टलाइज हो गए, किस तरह ये बन गए, और फिर बेनिफिशियल ओनर असल नीलसन और नेस्कॉल के कौन है। अब इधर मसला ये है कि ऑफशोर जुरिसडिक्शंस तक रसाई नहीं है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट्स नहीं है, और कोई ऐसी उन्होंने क्या करना तो नहीं, यानी कि भाई रसाई ही नहीं, उनको करना क्या है। मैं बताती हूँ सर, बिकॉज शरीफ खानदान सेल्फ इंक्रिमिनेशन तो नहीं करेगा ना, या पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं दे देगा GIT को, जाओ तमाम तर रसाई ले लो, ये भी नहीं मुमकिन। क्यों नहीं देगा? आइन इजाजत नहीं देता किसी को फोर्स किया जाए सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये आर्टिकल है, नया बना देंगे। अच्छा, मुझे आप बताइए कि ये बताना कि ये मलकियत है, ये डिस्क्लोजर है अपने खिलाफ। बार बार आप ये कह रही है कि आप ये कह रही है कि ये क्रिमिनल पैसों से जायदाद बनी हुई है, और अगर वो ये बताएंगे जायदाद हमारी है, तो फिर ये मैं ये कह रही हूं that you might not be able to force them to do so, which is again the same। मेरा सवाल सुन लें, अब सुन लें। आखिरी 1 मिनट, आखिरी 2-3 सवाल जो है ना वो हसन हुसैन की बिजनेस
से मुताल्लिक हैं। अब क्योंकि हसन ब्रिटिश सिटीजन है और हुसैन जो है वो नॉन रेजिडेंट हैं, तो वो दोनों ये कह सकते हैं कि आपके कवानीन के मुताबिक आप हमें पाबंद नहीं कर सकते कि हम जवाब दें। बिस्मिल्लाह आके कह दें तो क्या होगा? 100% आके कह दे। फिर क्या होगा? If JIT comes up with nothing, क्या होगा? नहीं JIT का इशू नहीं है। I'm just asking. बेटे पहली बात तो यह है कि मैं JIT को उस तरह समझता हूँ कि ये JIT तो रिपोर्ट जब आएगी, ये मामला तो अगले महीने में सिमट जाना है, वो उस पर भी नहीं जाए। लेकिन वैसे टेक्निकली चूंकि आपने पूछा है, ये पहले जो 7 सवाल हैं, ये जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने अपनी जजमेंट में इसको बड़ा एड्रेस किया है। हाँ। और उन्होंने समझाया है कि क्या क्या चाहते हैं वो कि ये बताया जाए। अब ये इस 7 सवालों में जो गल्फ स्टील लगी है या सब कुछ लगा है, जो कुछ भी है, उन्होंने कहा इसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस देनी चाहिए नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को। मियाँ शरीफ साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, लेकिन जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो तो इंतकाल नहीं ना कर गई, वो बड़ी मौजूद हैं, वो इनको देनी चाहिए। तीसरी बात जो आखिरी है इसमें कि वो डिस्क्लोजर आप कह रही हैं कि जो प्रॉपर्टी की मलकियत का डिस्क्लोजर एक है और ये कि वो करप्शन के पैसों से बनी है वो दूसरा हिस्सा है। ये डिस्क्लोजर करना कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और 1993 से हमने कैसे इसके ऊपर कब्जा रखा हुआ था, ये डिस्क्लोजर करना इंतहाई लीगल है और जरूरी है, जिसको उनको बताना पड़ेगा। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ नया सामने नहीं आता और वो अपनी पोजीशन से नहीं हटते तो फिर क्या होगा? ये बेंच क्या करेगा? I just want to understand. इस बेंच ने कहा है ना कि इस रिपोर्ट की रोशनी में या तो हम क्रिमिनल रेफरेंस करेंगे या डिस्क्वालीफाई करेंगे। बेंच ने पूरी कोशिश की है 3 जजेस ने। अगर रिपोर्ट से कुछ नहीं निकलता तो क्या होगा? मुझे कानूनी एतबार से समझाएं। नवाज शरीफ साहब इज्जत से खुद चले जाएं, अगर नहीं जाएंगे तो फिर भेजना पड़ेगा। और क्या? अगर इस रिपोर्ट से कुछ नया नहीं निकलता तो क्या होगा? यही एविडेंस बहुत है इस रिपोर्ट में, बहुत कुछ है। अच्छा, और आखिरी सवाल वक्त खत्म हो गया। शाजिया जी, मरियम साहिबा को बाय एंड लार्ज ये माना जा रहा है क्लीन चिट मिल गई है। बेनिफिशरीज अब पैरा 4 पढ़े कैसे बन गई है? देखिए, मैं आपसे फिर दोहराऊंगी कि कोई क्लीन चिट नवाज शरीफ या उनकी फैमिली को नहीं नज़र आती। ये और बात है कि अगर हमने JIT के ऊपर एतराज़ उठाया है तो हमारे कंसर्न्स को आप भी वैलिडेट कर रही हैं, आपके भी वही कंसर्न्स है। ये एक सिंपल माइंड सोचता है कि किस तरह ये JIT काम करेगी। अपने सबॉर्डिनेट्स का लेयर देखें, कौन से लेयर पे है, इनका माइंडसेट देखें कि नवाज लीग का माइंडसेट देखें। पिछले 3 दिनों से तो ये सिर्फ गालियां दे रहे हैं लोगों को। मतलब अगर आपको लगता है कि आप मुतमईन हैं, आप बकौल आपके में लफ्ज़ इस्तेमाल आपने सिक्योर कहा, अगर सिक्योर है तो आप गालियां क्यों दे रहे हैं लोगों को? बिलो द बेल्ट लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल की जा रही है? हर मिनिस्टर, हर रुकन असेंबली आप गालियां देंगे तो वो जवाब नहीं देंगे। बीबी कौन सी गाली दी हमने? कौन सी गाली दी हमने? हमने कहा आप मुजरिम हैं और अगर आप खुद नहीं कहीं जाते तो फिर आपको कानूनी एतबार से कौन सी गाली दी है? बीबी आपने आज देखा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि हुक्मरान मुर्गी और अंडों से लेकर बिजली तक कारोबार कर रहा है, पाकिस्तान के तमाम वसाइल पर एक ही खानदान का कब्जा है। मुर्गी और अंडों का कारोबार किसका है? साहब ने कहा दालें खाना छोड़ दो, मुर्गी खाओ। क्यों कहा? देखिए, नो दे आर नोन फैक्ट्स, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स। मुर्गी का कारोबार किसका है, पोल्ट्री का कारोबार किसका है, ये सबको पता है। अगर आप जरदारी साहब कह रहे हैं तो कोई गलत बात तो नहीं है। काम निकल गया। मैं लेकर आऊंगा, इनको बैठना पड़ेगा बहुत देर उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही है कि एक इसी खुश अखलाकी के साथ और एक अच्छे माहौल के अंदर सियासत भी आगे बढ़े, ये इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़े और जितनी फुर्ती से डॉन लीग्स की इन्वेस्टिगेशन हुई है और अब इसकी रिपोर्ट को पब्लिक बनाने के भी की बात की जा रही है, उसी तरह मॉडल टाउन साने की रिपोर्ट को भी पब्लिक कर दिया जाए और तमाम तर दस्तावेज़ात और मनी ट्रेल्स जो है शरीफ ख़ानदान की वो भी पब्लिक कर दी जाएँ कि कोई एक पाकिस्तानी को शक भी ना हो कि मेरा वज़ीर आज़म सादिक और अमीन है भी या नहीं। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।